विकास दुबे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। पुलिस और विकास दुबे के संबंधों की जांच ये एसआईटी करेगी। 31 जुलाई 2020 तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस की संदिग्ध भूमिका की जांच एसआईटी के हवाले। यूपी के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस एसआईटी का गठन किया गया है। कल विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। अब जानकारी ये कि विकास दुबे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस और विकास दुबे के बीच क्या संबंध थे, कौन विकास दुबे के लिए काम कर रहा था पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर, इसकी जांच एसआईटी करेगी और 31 जुलाई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। पुलिस की संदिग्ध भूमिका की जांच अब एसआईटी के हवाले कर दी गई है और यूपी के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस एसआईटी का गठन किया गया है। यह बहुत जरूरी था क्योंकि पुलिस लगातार विकास दुबे को जानकारियां दे रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर कुछ ऐसे लोग थे जो पुलिस की सारी प्लानिंग विकास दुबे को पहले ही बता रहे थे। इसीलिए जरूरी है कि एसआईटी की इस जांच में यह बात सामने आए कि पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर वो कौन लोग थे जिनकी वजह से 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए। तो अब एक तरफ एसआईटी अपना काम करेगी और दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे और उसके साथियों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने इसके लिए कानपुर पुलिस को एक चिट्ठी लिखी। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों के साथ आपराधिक गतिविधियों में सहयोगियों की जानकारी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों की हालिया स्थिति की भी जानकारी मांगी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की 52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात कही जा रही है। विकास दुबे 3 साल में 15 देशों में घूमा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने यूएई और थाईलैंड में पेंट हाउस भी खरीदा है। एक ओर पुलिस विकास दुबे के गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है तो दूसरी ओर उसकी संपत्ति की जांच भी शुरू हो गई है। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेताओं ने एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, यूपी में ठोकी राज कानून बन गया है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि एक आरोपी को कानून के फंदे तक नहीं ले जा सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग पहले से ही क्यों कह रहे थे कि विकास दुबे को मार दिया जाएगा। विकास दुबे के पीछे की कहानी अब कभी सामने नहीं आएगी। और अब बात लद्दाख में भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स ने अपने सबसे दमदार स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को फॉरवर्ड एयर बेस होइस पर तैनात कर दिया। भारत का रुद्र अपनी कई खूबियों की वजह से अमेरिका से लाए गए अपाचे हेलीकॉप्टर से भी दमदार दिखता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र का पलड़ा अपाचे से भारी है और चीन की तरफ से तैनात Z-19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसके सामने कहीं नहीं ठहरता। भारतीय सेना ने अग्रिम मोर्चे पर रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। लद्दाख के थोइस में रुद्र की तैनाती का बड़ा सामरिक महत्व है। आपको बता दें कि थोइस लद्दाख में सबसे फॉरवर्ड एयरबेस है। इसके साथ ही रुद्र चीन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को करारा जवाब देना जानता है और इसीलिए थल सेना और वायु सेना दोनों इसका इस्तेमाल करती हैं। लद्दाख में LAC से पीछे हटने के वादे से चीन एक बार फिर से मुकर रहा है। हॉट स्प्रिंग से चीन ने अब तक अपने सैनिक नहीं हटाए। पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीन की सेना ने 2 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाने से इनकार कर दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A पर दोनों देशों के 50-50 सैनिक आमने सामने हैं। हॉट स्प्रिंग में दोनों देशों की सेनाएं बगैर बफर जोन के ही पीछे हटने वाली थी। पेट्रोलिंग पर रोक लगाने पर सहमति भी बन चुकी थी, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे से दूर होना था और अपनी सीमाओं में रहना था। लेकिन चीन के सैनिक अब भी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देश के 2 अलग अलग राज्यों में आज आतंकियों का सफाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में 2 आतंकी मारे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में भी 6 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हरकतें देखी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। इस दौरान घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए इन आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। आतंकियों के बाकी साथियों की तलाश फिलहाल जारी है।
अरुणाचल प्रदेश के तिरप में भी असम राइफल्स और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और 6 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से 4 AK-47 राइफल, चीन में बने 2 राइफल और कई गोलियां बरामद की गई। एनकाउंटर में असम राइफल्स का एक जवान भी घायल हुआ है। खुफिया एजेंसी कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। लश्कर के आतंकी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं और हमले के लिए बारामूला के पट्टन एरिया से HMT तक के इलाके की रेकी की गई है। इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमले में चोरी की कार का भी इस्तेमाल हो सकता है। बारामूला की DPS कॉलोनी से एक ऑल्टो कार चोरी भी हुई है, जिसकी तलाश में इस इनपुट के बाद अब तेजी आ गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक LOC के पार POK में मौजूद लॉन्च पैड में 250 से 300 आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश में है। रहमान भाई नाम का आतंकी इस पूरे हमले को अंजाम दे सकता है। खुफिया जानकारी के बाद उत्तरी कश्मीर के पट्टन, सोपोर और हंदवाड़ा को हाई अलर्ट पर रखा गया। और शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने BJP पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि नेताओं को मतदाताओं का महत्व न समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शक्तिशाली नेताओं को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिछले साल के विधानसभा चुनाव के दौरान मी पुनः येन यानी मैं दोबारा आऊंगा के राग की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि मतदाताओं ने सोचा कि इस रुख में अहंकार की बू आ रही है और महसूस किया कि इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर सवाल उठाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, क्या सुशांत राजपूत की कथित आत्महत्या पर बॉलीवुड के 3 बाहुबलियों सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान चुप हैं? दूसरी ओर सुशांत सुसाइड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साथ बीजेपी सांसद रूपा गांगुली और मनोज तिवारी ने भी सवाल उठाए हैं और मामले में CBI जांच की मांग की है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें सुशांत के परिवार वालों से लेकर उनके दोस्तों और बॉलीवुड के कई दिग्गजों का नाम भी शामिल है। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत काम की खबर है। दिल्ली सरकार ने विश्वविद्यालयों की फाइनल परीक्षाएं रद्द कर दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार की इंद्रप्रस्थ, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली प्रौद्योगिक संस्थान समेत दूसरे संस्थानों में भी परीक्षाएं नहीं होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े दिल्ली सरकार के कॉलेजों पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि बिना तैयारी और पढ़ाई के परीक्षा लेना उचित नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा सरकार के फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परीक्षाओं पे भी अनिश्चितता की वजह से उनके आगे के कैरियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। और एक बार फिर भारत में कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक 8,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं दिल्ली में हालात पहले से बेहतर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 519 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 5,15,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। दिल्ली में कल नए मरीजों की संख्या से ज्यादा लोग इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,079 नए मामले मिले और इस दौरान 2,468 लोग ठीक हुए। दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 77.60% हो चुका है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है और ये लॉकडाउन सोमवार यानी कि 13 जुलाई की सुबह 5 बजे खत्म होगा। यूपी में सभी ऑफिस, बाजार और फैक्ट्रियां बंद रखी गई हैं। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन लागू नहीं हो रहा है।
इन 55 घंटों में उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन का अभियान भी चलाया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं नोएडा दिल्ली बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया गया है। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में कल से लॉकडाउन हुआ है। मुजफ्फरपुर में 10 जुलाई से अगले आदेश तक हर शनिवार और रविवार को शहर के सारे बाजार बंद रहेंगे। दरभंगा में लॉकडाउन 13 जुलाई के बाद होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई के हालात भी खराब हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि मुंबई के हॉटस्पॉट रहे धारावी में अब कोरोना के मामले बहुत कम आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,38,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,800 नए मामले सामने आए। वहीं मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 90,000 से ज्यादा हो गई है। देश में लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी हो गई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस वन्य जीव सर्वेक्षण को आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। देश में बाघों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए किया गया सर्वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। इसके लिए 141 अलग अलग जगहों पर 26,838 कैमरा ट्रैप लगाए गए। इन कैमरों में 3 करोड़ से ज्यादा जानवरों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, जिनमें से 76,651 तस्वीरें बाघों की थी। तस्वीरों की जांच के आधार पर 2,461 बाघों की पहचान की गई। उससे बाघों की गिनती होती है, पहचान होती है। तो ये काम दुनिया में किसी भी देश ने इतने कैमरे ट्रैप्स नहीं लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रकृति का संरक्षण जिस तरह से कर रहा है, इसमें आज एक और मान्यता मिल गई है। नए भारत का 2020 में आगे बढ़ते हैं। मारे गए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो विकास दुबे के साथी अमर दुबे की शादी का बताया जाता है। इसमें विकास दुबे डांस करता हुआ नजर आता है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। गुजरात के सूरत में स्थित एक ज्वेलरी शॉप ने उन कस्टमर्स को टारगेट किया है जो इस महामारी के बीच शादी करने जा रहे हैं। ज्वेलर ने खास तौर पर दूल्हा दुल्हन के लिए हीरे से जड़े मास्क तैयार किए हैं, जिनकी कीमत 1.5 लाख से 4 लाख तक रखी गई है। इन खास मास्क को तैयार कराने वाले ज्वेलर का कहना है कि इन्हें सोने, हीरे और अमेरिकन डायमंड्स की मदद से बनाया गया।